हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो रखा है। क्वेश्चन है, ए लेडर रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एट एन इंक्लाइनेशन अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस पी सो दैट पर एंड स्लाइड्स अ डिस्टेंस क्यू डाउन द वॉल एंड देन द लेडर मेक्स एन एंगल बीटा टू द हॉरिजॉन्टल सो दैट पी अपॉन क्यू इक्वल टू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो आपको ये क्वेश्चन प्रूव करना है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि वॉल में, मान लिया वॉल क्या है, ये ए बी है और इसमें जो लेडर है ए सी है और कौन सा एंगल बना रही है, एंगल बना रही है अल्फा ए पॉइंट के साथ वॉल में। और ये जो है ग्राउंड में ये डिस्प्लेस किया जाता है इसको सी से डी पॉइंट तक, किस डिस्टेंस से, पी डिस्टेंस से। और वॉल में ये स्लाइड हो जाती है कौन से पॉइंट, मान लेते हैं ई पॉइंट में स्लाइड, लोअर साइड में स्लाइड हो जाती है ई पॉइंट। कौन सी डिस्टेंस है, क्यू डिस्टेंस है। तो आपको ये प्रूव करना है, ये सब कुछ दे रखा आपको। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लेडर की लेंथ को लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ लेडर। अब लेंथ ऑफ लेडर क्या क्या है, यहाँ पे जो राइट ट्रायंगल्स बन रखे हैं, जो हाइपोटेन्यूस है वो है लेडर की लेंथ। तो लेडर की लेंथ क्या है यहाँ पे, ए सी और डी ई क्या है, ये ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ई, और ये हमने लेट कर रखा है, ये लेडर की लेंथ है, ये हो गई एक्स। अब हमें क्या करना है, राइट ट्रायंगल को कंसिडर कर लेना है, जितने दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर क्योंकि हमें प्रूव करना है कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये वैल्यूज हम निकाल लेते हैं यहाँ पर से। तो साइन अल्फा, तो साइन अल्फा हमारा हो जाएगा, इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो ए बी होगा और हाइपोटेन्यूस है लेडर की लेंथ यानी एक्स। तो ए बी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, एक्स साइन अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब आपको यहाँ पर ये बीटा एंगल बना रहा है, जब इसको डिस्प्लेस किया गया डी पॉइंट तक, तब ये वॉल में जो पॉइंट है ई, इसके साथ एंगल बीटा बनाता है। तो अब निकाल लेते हैं हम इन ट्रायंगल, क्या है ये, बी डी ई। तो ट्रायंगल बी डी ई में हम निकालते हैं साइन बीटा। तो साइन बीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीई, बी अपन हाइपोटेन्यूस वही रहेगा एक्स। तो यहाँ पर बी इक्वल टू क्या हो गया, बी। अब बी जो है हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम इसको निकाल सकते हैं, बी को क्या लिख सकते हैं, बी को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं हम ए बी माइनस ए ई, और ए ई कितना है, क्यू है, अपॉन में हो गया एक्स साइन बीटा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ए बी निकाल रखा है, तो हमने बी को ब्रेक डाउन कर दिया किसमें, ए बी माइनस क्यू में। तो ये हो गया ए बी माइनस क्यू, ये हो जाएगा एक्स साइन बीटा। क्यू को एक तरफ रख लेते हैं और ए बी की वैल्यू कितने हैं, एक्स साइन अल्फा, एक्स साइन अल्फा, और एक्स साइन बीटा को माइनस में आ जाएगा इधर। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। और जैसे हमने साइन अल्फा निकाला वैसे ही कॉस अल्फा भी निकालते हैं। तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, बेस क्या है, यानी वही देखना आपने इन ट्रायंगल ए बी सी। तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस तो वही रहेगा एक्स, बी सी इक्वल टू आ जाएगा हमारा एक्स कॉस अल्फा
इसको इक्वेशन नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब निकालना है कॉस बीटा, यानी कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करेंगे इसके लिए, ट्रायंगल BDE। तो ट्रायंगल BDE में क्या हो जाएगा, कॉस बीटा इक्वल टू बेस क्या हो जाएगा BD, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा x। यहां पर BD इक्वल टू हो जाएगा x कॉस बीटा। अब BD को ब्रेकअप कर लेते हैं। BD को हम लिख सकते हैं BC प्लस DC, BC प्लस DC x कॉस बीटा। अब BC की वैल्यू जो है क्या है, x कॉस अल्फा। अब DC कितना है, BC की जगह में रख देते हैं x कॉस अल्फा, और DC कितना है P x कॉस बीटा। अब क्या करते हैं, यहां पर x कॉस बीटा, x कॉस अल्फा को इधर ले आइए राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा माइनस x कॉस अल्फा, और P अपनी जगह पे रहेगा। तो इक्वेशन नंबर इसको नाम देते थे 3। अब क्या करना, हमें डिवाइडिंग, ऊपर हमें लाना कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। तो इक्वेशन नंबर 3 को हम डिवाइड करेंगे किससे, इक्वेशन नंबर 2 से। तो ये आ गया हमारा x कॉस बीटा माइनस x कॉस अल्फा अपॉन में क्या हो जाएगा x साइन अल्फा माइनस x साइन बीटा, और ये हो जाएगा P अपॉन Q। x को कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, यहां भी x कॉमन आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल टू P अपॉन Q, और x कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, जो हमें लाना था, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा P अपॉन Q। A circle touches the side BC of a triangle ABC at P and extended sides AB and AC at Q and R respectively, prove that। तो बोलने का मतलब क्या है कि एक ट्राइंगल आपको दे रखा है, ये ट्राइंगल ABC दे रखा है आपको, और ये बता रहा है कि अगर AB को एक्सटेंड कर दिया जाए, AC को एक्सटेंड कर दिया जाए, और एक सर्किल जो है BC को टच करता है, ये सर्किल है जो BC को टच करता है P पॉइंट पे, और AB को एक्सटेंड करके ये Q पॉइंट पे टच करता है, और AC को एक्सटेंड करके R पॉइंट पे टच करता है। तो ये तो हुआ रफ डायग्राम, आपको अच्छे से करके दिखा देते हैं। तो ये है AB को एक्सटेंड करके ये Q पॉइंट पे टच करता है सर्किल, AC को एक्सटेंड करके R पॉइंट पे टच करता है, और P को BC लाइन में P पॉइंट पे टच करता है सर्किल। तो आपने ये जो सर्किल की प्रॉपर्टीज हैं, तो उसका इस्तेमाल करते हुए आपको प्रूव करना है AQ इक्वल टू 1/2 BC प्लस CA प्लस AB। तो BC प्लस CA प्लस AB क्या है, पेरीमीटर है ट्राइंगल ABC का। तो हमें ये प्रूव करना है पेरीमीटर का हाफ होता है क्या, AQ। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज लगाएंगे सर्किल की, जो प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सॉल्यूशन होगा इसका, यानी हम जानते हैं कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, tangent drawn from external point to the circles are equal। यहाँ पर दोनों टेंजेंट जो है क्या है, AQ
और ए आर, ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, ए क्यू इक्वल टू ए आर। और क्या क्या इक्वल हो सकता है इसमें, बी क्यू इक्वल टू क्या होगा, बी पी, बी क्यू इक्वल टू बी पी, और ये पी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी आर, पी सी इक्वल टू सी आर। तो सर्किल की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमने तीनों चीज़ें लिख ली हैं ये। अब क्या करना, आपको निकालना क्या है, आपको पेरीमीटर ऑफ सर्किल निकालना है। तो हम तीनों साइड को ऐड करके देखते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये किसके इक्वल आता है। तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं हम ए क्यू माइनस बी क्यू, मतलब ए क्यू से हम ये माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस कर लेंगे, ए क्यू से बी क्यू माइनस कर लेंगे तो ए बी आ जाएगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ये लिख सकते हैं हम ए बी को, और बी सी को लिख सकते हैं हम बी पी प्लस पी सी, बी पी प्लस पी सी, और ए सी को लिख सकते हैं हम ए आर माइनस सी आर, यानी ए आर ये हो गया और सी आर ये हो गया, इसको माइनस करके क्या आ जाएगा, ए सी। तो ए आर माइनस सी आर कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पर ए क्यू इक्वल टू ए आर होता है और बी क्यू इक्वल टू बी पी होता है, पी सी इक्वल टू सी आर, तो इनको ए क्यू माइनस सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इन वैल्यू से, ए क्यू माइनस बी क्यू इसको रहने देते हैं, बी क्यू में ही चेंज करेंगे हम बी पी को, जब बी पी आएगा बी पी हो गया, तो बी पी बी क्यू इक्वल बी पी है तो बी क्यू में चेंज कर दिया, ये दोनों इक्वल होते हैं। पी सी इक्वल टू सी आर लिख देते हैं सब्स्टिट्यूट करके, और ए आर की जगह में हमने क्या लिख लिया, ए क्यू माइनस सी आर। अब ये कैंसिल हो गया तो हमारा क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए क्यू। अभी क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए क्यू को अकेला रख लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/2, यहाँ पर भले ही बी सी पहले लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख देते हैं बी सी, यहाँ बी सी है, फिर सी ए सी को सी ए लिख लेते हैं, प्लस सी ए हो गया, ए बी हो गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, 2 dice each bearing numbers 1 to 6 are rolled together. Find the probability that the sum of the numbers on the uppermost faces of 2 dice is। अब यहाँ पर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमें ये क्वेश्चन दे रखे हैं, तो हम जो है सबसे पहले तो देख लेते हैं कि यह क्या सीन है। क्या है कि दो डाइस को रोल डाउन किया गया, तो डाइस के आउटकम्स क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर क्या पॉसिबल आउटकम आएंगे टोटल, अगर दो डाइस हैं उनको रोल डाउन किया गया तो हमारे पास आउटकम्स आएंगे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन ये बता रहा है कि इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो अपर फेसेस होंगे उनका सम 4 या 5 होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं,
फर्स्ट पहले तो ये निकाल लेते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी जो 4 क्वेश्चन है इन सबका आंसर के लिए टोटल पॉसिबल आउटकम चाहिए, तो वो कितना होगा 6 × 6 36 आउटकम होंगे टोटल। अब हम क्वेश्चन, ये फेवरेबल आउटकम है फर्स्ट पार्ट में, फेवरेबल आउटकम कितना है, यानी सम ऑफ द नंबर्स कितना होना चाहिए, सम ऑफ नंबर्स कितना होना चाहिए फेसेस में ऊपर 4 और 5 होना चाहिए। तो 4 और 5 कहाँ कहाँ पर है, 4 और 5 कब कब होगा वो सिचुएशन हम यहाँ लिख लेंगे। 4 और 5, एक तो यहाँ दिख रहा 4 1,3, एक तो ये है, और 5 बता रहा 4 + 1 5, एक ये हो गया। ये सिचुएशन लिख दें जब 4 और 5 सम होता है। अब क्या है 2,2, यहाँ पर है 2,3, ये सारी सिचुएशन है जब सम 4 और 5 होता है। और 3,1, 3,2, अब यहाँ देख लेते हैं 4,1, यहाँ देख लेते हैं 5 और 6 वाले रो में कोई नहीं है, तो ये हमारे जो है फेवरेबल आउटकम हो गए, जो कितने हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सम 4 और 5 क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम क्या है 7 है, टोटल पॉसिबल आउटकम 36 है, तो ये आंसर आ गया। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी निकालनी है मैंने 7 8 और 9, तो यहाँ पर भी निकाल लेते हैं। सेकंड पार्ट में जो फेवरेबल आउटकम होगा 7 8 और 9 होना चाहिए। तो कौन कौन सी सिचुएशन है ऐसी जब 7 हो सकता है 8 हो सकता है, यानी 1,6, पहली रो में 1,6, सेकंड रो में क्या हो सकता है 7 होना चाहिए, यानी 2,5, 7 होना चाहिए, फिर 8 होना चाहिए, तो 2,6 भी आ जाएगा। थर्ड रो में देखते हैं क्या क्या है 3,4 और 3,5, और साथ में 9 भी बोल रहा, तो इसलिए 3,6 भी होगा। फोर्थ रो में देखते हैं 4,3, 4,4 भी आएगा क्योंकि 8 भी है, 4,5 क्योंकि 9 भी है, तो फोर्थ कॉलम हो गया। फिफ्थ कॉलम में क्या हो सकता है 5,2, 5,3 हो जाएगा, 5,4 भी हो जाएगा। और सिक्स्थ रो में देखते हैं 6,1 क्योंकि 7 भी है सम, 6,2 और 6,3। तो ये टोटल मिला के कितने हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये हो जाएगा 15/36। अगर ये कट रहा है 3 5 जा 15, तो 5/12 आंसर आ गया। बिटवीन 5 और 8 का मतलब होता है या तो बिटवीन 5 और 8 का मीन या तो 6 होना चाहिए या फिर 7 होना चाहिए सम। तो फर्स्ट रो में देखते हैं 6, तो ये 6 होगा, 1 कॉमा यानी फेवरेबल आउटकम क्या क्या सिचुएशन है 1,5, फर्स्ट रो में तो ये हो गया,
बिटवीन 5 एंड 8 7 भी होना चाहिए, तो 1,6 भी हो जाएगा। तो फर्स्ट रो में तो ये दो आउटकम हो गए। सेकेंड रो में देखते हैं 2,4 2,5 और थर्ड रो में क्या हो जाएगा 3,4 3,3 भी होगा। अच्छा, बिटवीन 5 एंड 6 6 में होना चाहिए, तो सेकेंड रो में 2,4 तो था, ठीक है, सही है। थर्ड रो में क्या हो जाएगा 3,3 और 3,5 नहीं, बिटवीन 8 है, 3,4 होगा, 8 शामिल नहीं होगा इसमें। और फोर्थ रो में है 4,2 4,3 और फिफ्थ रो में हो जाएगा 5,1 और 5,2। सिक्स्थ रो में हो जाएगा 6,1। तो ये टोटल मिला के जो फेवरेबल आउटकम हो गए कितने हो गए, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, यानी बिटवीन 5 एंड सम बिटवीन 5 एंड 8, तो 11/36 इज द आंसर। मोर देन 10, तो मोर देन 10 क्या क्या हो जाएगा, मोर देन 10 सम देखते हैं, अपर फेज फोर्थ मोर देन 10, तो मोर देन 10 न तो फर्स्ट रो में होगा, न सेकेंड रो में और ना ही थर्ड रो में। मोर देन 10 होना चाहिए, वो फोर्थ रो में भी नहीं होगा। तो मोर देन 10 एक तो ये दिख रहा है, फिफ्थ रो में 5,6 यानी फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा 5,6 जो मोर देन 10 है, और क्या है सिक्स्थ रो में 6,5 और 6,6। तो 3 फेवरेबल आउटकम है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यहाँ पे कितना है, ये है 3। टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास 36 हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी यानी मोर देन, यानी सम है मोर देन 10, सम मोर देन 10, 3 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम 36, तो ये हो जाएगा 1/12 आंसर। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, a round table cover has 6 equal designs as shown in the figure. If the radius of the cover is 28 cm, then find the cost of making the design at the rate of 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और √3 दे रखा है 1.73। तो हमें जो दे रखा है ये राउंड कवर दे रखा है जो एक टेबल में लगा हुआ है, और इसकी रेडियस है कितनी 28 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस ड्रॉ कर देते हैं, एक डिज़ाइन को कंसिडर कर लेते हैं पहले। तो क्या है ये 28 सेंटीमीटर रेडियाई होगी 2, और हमें इस डिज़ाइन का एरिया निकालना है टोटल, क्योंकि कॉस्ट निकालनी है। तो इसके लिए हमें कॉस्ट दे रखी है कि 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट है। तो हमें एक डिज़ाइन का एरिया निकालना पड़ेगा, और ये डिज़ाइन का एरिया क्या है, ये डिज़ाइन का एरिया क्या है, ये है एक सेगमेंट का एरिया, माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, तो हम ये निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन होगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो जाएगा इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जो क्या है माइनर सेक्टर, माइनस एरिया ऑफ
एडजॉइनिंग एरिया ऑफ एडजॉइनिंग ट्रायंगल, यानी ये सेक्टर का एरिया हो जाएगा, पूरा सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे और ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये हो जाएगा। इससे पहले हमें थीटा निकालना पड़ेगा। अब क्योंकि 6 डिज़ाइन है ये, तो ऐसे ऐसे 6 डिज़ाइन होंगे तो थीटा कितना होगा ये, क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है तो जो है ये एंगल निकल आएगा हमारा कैसे करके। अगर हम ये थीटा मान लें तो थीटा इक्वल टू होगा हमारा कंप्लीट एंगल 360 होता है जो डिवाइड किया गया 6 इक्वल पार्ट्स में, तो क्या हो जाएगा ये 60 डिग्री थीटा आ गया। तो अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ डिज़ाइन, एक डिज़ाइन का एरिया। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीपाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगा वो, क्योंकि कोई भी जो कॉर्ड है अगर वो सेंटर पे 60 डिग्री एंगल सबटेंड करती है तो ये जो कॉर्ड है और दोनों रेडियाई के द्वारा बना गया जो ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अभी यहाँ पर इतना जगह है नहीं यहाँ पे लिखने की, लेकिन आप इसको अलग से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं ए स्क्वायर, ए मतलब साइड है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, ए स्क्वायर अपॉन 4√3। अब हमें √3 भी दे रखा है, सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। थीटा 60 हो गया, 60 अपॉन 360 मल्टी 22/7 मल्टी आर, आर कितना है 28 मल्टी 28 माइनस ए बी क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 मल्टी 28 अपॉन में 4√3 की वैल्यू भी रख लेते हैं 1.73। अब एक कैलकुलेट करना है आपको और एरिया ऑफ एक डिज़ाइन का आ जाएगा आपका 7 4 जा इतना हो गया और ये हो गया 60 से 6 टाइम्स कट गया। अब ये काट लीजिए 2 3 6 और यहाँ पर ये हो जाएगा 14 टाइम्स, ये कट जाएगा 7 टाइम्स। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा 1232/3 माइनस ये हो जाएगा हमारा कितना 33908 अपॉन में 3 एलसीएम ले लेते हैं, डेसिमल लगा लेते हैं, ये होगा 339.08। अब क्या होगा, यहाँ पर 1 है तो एलसीएम लेके ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा 1232 माइनस ये हो जाएगा हमारा 3 8 24, तो ये हो जाएगा 117.24। अब ये माइनस कर लेते हैं तो ये आ गया हमारा कितना 214.76/3 और हमें क्या निकालना है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर रेट दे रखा है हमें कॉस्ट। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ ऑल दीज 6 डिज़ाइन है, फिर 6 डिज़ाइन है तो 6 एक डिज़ाइन की कॉस्ट होगी 214.76/3। 6 डिज़ाइन का एरिया आ गया और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.35, ये 3 2 जा हो गया और तो ये आ गया हमारा कॉस्ट कितनी आई डिज़ाइन की 150 रुपया 33 पैसा लगभग, ये आंसर आ गया। Train travels at a certain average speed for a distance of 63 km and then travels a distance of 72 km at an average speed of 6 km per hour.
more than its original speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, then find its original speed. तो आपको जो है यहाँ पर कंडीशन दे रखी है जो कि ट्रेन जो है एवरेज स्पीड चलती है 63 किलोमीटर तक और उसके बाद ट्रैवल करती है 72 किलोमीटर। जब इसकी एवरेज स्पीड अगर 6 किलोमीटर पर आवर अगर बढ़ा दें तो टोटल टाइम जो लगता है टोटल जर्नी में 3 आवर लगता है। तो हम सबसे पहले तो जो चीज़ निकालनी है हमें ओरिजिनल एवरेज स्पीड वो लेट कर लेते हैं। लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, x लेट कर लेते हैं। और अगर ये x स्पीड से चलती है कहाँ कितने किलोमीटर तक, 63 किलोमीटर, तो टाइम टेकन लिखेंगे, टाइम टेकन टू कवर 63 किलोमीटर। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 63 और कितनी स्पीड से चलती है x। तो ये टाइम टेकन हो गया 63 किलोमीटर चलने पे इतना टाइम लगता है। अब मॉडिफाइड स्पीड यानी 6 किलोमीटर पर आवर अगर ज़्यादा हो जाती है तो मॉडिफाइड स्पीड ट्रेन की क्या है, मॉडिफाइड स्पीड अगर हो जाती है कितनी x+6, देन टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन टू कवर कितनी डिस्टेंस जाती है इस स्पीड से, 72 किलोमीटर। तो डिस्टेंस यानी 72 किलोमीटर और मॉडिफाइड स्पीड कितनी होगी x+6। और ये टोटल जर्नी में टाइम लगता है ट्रेन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेंगे। टोटल टाइम लगता है 63 अपॉन x प्लस 72 अपॉन x+6। टोटल टाइम लगता है 3 आवर्स। तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, कितना हो गया 21x अपॉन x प्लस 24 अपॉन x+6 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 21x प्लस 216 प्लस 24x और ये डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड में आ जाएगा x² प्लस 6x। यहाँ पर ये इक्वेशन आ जाएगी x² प्लस 6x। इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा 45x 216 उधर जाके माइनस 216 हो जाएगा इक्वल टू 0। x² ये हो जाएगा -39x माइनस 216 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लेते हैं स्प्लिट अप मेथड से। तो ये हो जाएगा x² माइनस 42x प्लस 3x माइनस 216 इक्वल टू 0। ये कॉमन ले लेते हैं, x माइनस कितना हो जाएगा 42 प्लस 3x माइनस 42 इक्वल टू 0। x माइनस 42 और ये हो गया दूसरे ब्रैकेट में x+3। तो ये हमारे दो फैक्टर आ गए, x इक्वल टू 42 एक जीरोज आ गया, x इक्वल टू -3 क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकती स्पीड। तो हमारी आ गई ओरिजिनल स्पीड ट्रेन की कितनी होगी 42 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 26, A takes 6 days less than B to finish a piece of work. If both A and B together can finish the work in 4 days, then find the time taken by B to finish the work. तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे जो क्वेश्चन में पूछ रखा मैं, फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। तो इसको लेट कर लेते हैं, लेट बी अलोन कैन फिनिश द वर्क इन x डेज। तो B अगर अकेला काम करता है तो उसको मान लेते हैं कि वो x डेज में करता है। A takes 6 days less than B to finish piece of work। और इसका पहले 1 डे का काम निकाल लेते हैं। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो आपको ऐसे कर लेना है, 1 डे का काम कितना होगा B का, 1 डे वर्क ऑफ B अगर
x डेज में पूरी टास्क करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/x पार्ट ऑफ वर्क, 1/x पार्ट ऑफ जो भी वर्क होगा उसका 1/x पार्ट करेगा एक दिन में। अब निकालते हैं बी का, नहीं ए का। ए क्या करता है, ए एलोन, क्योंकि यहाँ कंपेयर कर रखा है बी का, ए और बी का। 6 days लेस देन बी, ए एलोन डू दैट वर्क, ये 6 दिन कम लेता है, 6 days लेस देन बी, यानी ए बी करता है x डेज में तो ए कितना करता है, x माइनस 6 डे में करेगा। तो इसका 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा, 1 डे वर्क ऑफ बी ए, ये क्या हो जाएगा 1/x माइनस 6। अब क्या है, दोनों अगर इकट्ठे करते हैं काम तो दोनों का जो है दे रखा है कि वो दोनों 4 डे में फिनिश कर सकते हैं। तो ए एंड बी डू दैट वर्क कितने दिन में, 4 डेज में करते हैं। तो 1 डे में कितना करेंगे, 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी हो जाएगा 1/4 पार्ट। अब यहाँ पर लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब एल्जेब्रिकली हमने कितना निकाल रखा है दोनों का, एक दिन का ए का ये वर्क है 1/x माइनस 6 और बी का है 1/x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके कर देते हैं 1/x प्लस 1/x माइनस 6, और ये दोनों का 1/4 है। एल्जेब्रिकली ये है 1/x और 1/x माइनस 6 दोनों का वर्क डन, और दोनों का न्यूमेरिकली जो हमें दे रखा है 1/4, तो ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x माइनस 6 प्लस x अपॉन में x की मल्टीप्लाई x माइनस 6 में कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 6x इक्वल टू 1/4। अब ये हो जाएगा 2x से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8x माइनस 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x। तो एक तरफ ले आते हैं तो ये इक्वेशन बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x, तो कितना हो जाएगा ये 14x हो जाएगा प्लस 24 प्लस 24, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x कितना माइनस 14x, और माइनस 24 उधर जाके प्लस 24 हो जाएगा इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा हमारा 24 को स्प्लिट अप कीजिए दो फैक्टर में जिनका सम 14 आता हो या माइनस, तो क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x में स्प्लिट अप कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा इतना x माइनस 12 और ये माइनस 2 कॉमन आ जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0, ये कॉमन आ जाएगा x माइनस 12, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब एक रूट हमारा x इक्वल टू 12 आ गया, दूसरा रूट x इक्वल टू 2। अब देखते हैं कि कौन सा यहाँ पर वैलिड होगा, वैल्यू x इक्वल टू 12 या फिर x इक्वल टू 2। यहाँ पर देखते हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय b टू फिनिश द वर्क। अगर b करता है, अगर हम x को लेते हैं 12 कि b करता है, इफ वी डू इन 12 डेज, तो a कितना हो जाएगा, a विल डू, ये 6 दिन कम लेगा तो कितना होगा 12 माइनस 6 डेज, ये तो आ गया ठीक है। अब इफ, ये इफ है, इफ बी डू दैट वर्क इन 2 डेज, तब ए का कितना हो जाएगा 6 डेज लेस, तो ये -4 में आ रहा, तो ये क्या होगा, इट विल बी रॉन्ग। तो सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारी वैलिड नहीं है, तो x इक्वल टू 12 ही आंसर आ गया, यानी बी विल डू दैट वर्क इन 12 डेज एंड ए विल डू इन 6 डेज आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। Two tangents P and PB are drawn to a circle with center O from an external point P. Prove that angle APB equal to twice of angle OAB।
अब हमें मान लिया, सपोज करो कि ये सर्किल है, ये सर्किल हो गया, इसका सेंटर मान लेते हैं 2 टेंजेंट पी एन पी बी। अब एक्सटर्नल पॉइंट है कोई सर्किल, ये है पी, और ये टेंजेंट हमने ड्रॉ कर ली, और एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली ये, तो ये पी ए हो गया, ये पी बी हो गई, 2 टेंजेंट्स। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट एंगल ए पी बी, ए पी बी, ए पी बी यानी ये एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी, ओ ये है ओ ए बी, तो ओ ए बी ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये एंगल है, ये प्रूफ करना है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, बाकी फॉर्मेलिटीज आप कर सकते हो, गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया, हम डायरेक्ट प्रूफ वाला पोर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। प्रूफ यानी हमें टू प्रूफ लिख लेते हैं पहले। क्या प्रूफ करना है, एंगल ए पी बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी। ओ ए बी हमारा ये है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे प्रूफ में, तो यहाँ पर ओ ए और पी ए दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। ओ ए परपेंडिकुलर टू क्या होगा, पी ए। तो यहाँ पर ऐसा क्यों लिखेंगे, रीजन क्या है इसका, इसका रीजन है टेंजेंट्स is always perpendicular to radius at the point of contact, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पर भी होगा, रेडियस और टेंजेंट के बीच में ये एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये तो हो गया 90 डिग्री, तो ये अंदर का एंगल कितना होगा, एंगल पी ए बी निकाल लेते हैं, एंगल पी ए बी। तो एंगल पी ए बी कितना होगा हमारा, एंगल पी ए बी होगा एंगल ओ ए पी, यानी 90 लिख देते हैं, 90 माइनस एंगल ओ ए बी। फिगर आपने बना ही रखा है तो आप लिख सकते हैं ऐसे डायरेक्ट वैसे, 90 माइनस एंगल ओ ए बी, ये एंगल हो गया हमारा, ये एंगल अलग आ गया। अब क्योंकि पी ए इक्वल टू पी बी होगा, पी ए इक्वल टू पी बी होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल, इतना काफ़ी है। आर इक्वल, इट इज अंडरस्टूड। तो पी ए इक्वल टू पी बी, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। वो कारण क्या है, पी ए इक्वल टू पी बी, तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इक्वल साइड के अपोजिट जो होता है। तो पी ए इक्वल टू पी बी है, तो हम लिख सकते हैं एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल पी बी ए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन ए ट्रायंगल। तो इसलिए लिखा। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से कर लेते हैं, अंदर के एंगल का सम इक्वल टू 180 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180, और लिख देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल पी ए बी तो हमें निकालना है, एंगल पी ए बी, और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं जो हमने निकाली थी, एंगल पी बी ए, और इसका ट्वाइस कर लेते हैं क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं। तो ट्वाइस ऑफ जो हमें निकालना था ओ ए बी, तो ट्वाइस ऑफ लिख देते हैं, ये दोनों क्योंकि इक्वल हैं, तो 90 माइनस एंगल ओ ए बी
इक्वल टू 180। अब ये क्या हो जाएगा, एंगल पी ए बी प्लस 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी इक्वल टू हो जाएगा 180। ये दोनों कैंसिल और ये हमारा प्रूफ हो गया एंगल ए पी बी एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी। ये एंगल ए पी बी था एक्चुअली में, तो ये हमने गलत लिख दिया, एंगल ए पी बी तो एंगल ए पी बी एक तरफ रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन का है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए क्योंकि कंपास बॉक्स वगैरह चाहिए तो आप देख लीजिए इसको, और अगर नहीं हो पाएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 229, 216 logs are stacked in the following manner as 21 logs in the bottom row, 20 in the next row, 19 in the next row to it and so on. In how many rows are there 216 logs placed and how many logs are in the top row? तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले कितने logs होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हमें दे रखा है कि सबसे बॉटम रो में कितने logs हैं 21, उससे नेक्स्ट है 20, फिर 19 और एंड सो ऑन। टोटल मिला के 216 लॉग्स का एक ढेर है ये। अब हम यहाँ पे एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे nth टर्म सम का। तो n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d, और यहाँ पर n तो हमें निकालना है, a हमें दे रखा है 21, सबसे बॉटम में 21 लॉग्स हैं, और d हमारा क्या है, क्योंकि एक एक का डिफरेंस है, इक्वल टू हो जाएगा हमारा Sn इक्वल टू हो जाएगा Sn इक्वल टू, तो हमें 216 दे रखा है, तो 216 इक्वल टू n अपॉन 2 हो जाएगा 2 मल्टी a कितना दे रखा है 21, और प्लस करके हो जाएगा n माइनस 1, d हमारा कितना हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा d 20 माइनस 21 यानी -1 हो जाएगा, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 432, और ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा 42n, अंदर हो जाएगा -n स्क्वायर, और ये हो जाएगा +n, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n मतलब 43n प्लस 432 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 27n माइनस 16n प्लस 432, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये फैक्टराइज करके आ जाएगा n माइनस 27 माइनस 16 कॉमा n माइनस 27, तो ये हो जाएगा n माइनस 27 n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो एक रूट हमारा n इक्वल टू 27 आ गया, दूसरा रूट n इक्वल टू 16। अब देखना दोनों में से क्या आंसर हो सकता है इसका। यहाँ पर पूछ रहा है इन हाउ मेनी रोज आर 216 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो कितनी रो होंगी टोटल, मान लिया 27 होती हैं, 19 इन द नेक्स्ट रो to it and so on. In how many rows are there 216 logs placed and how many logs are in the top row। तो टॉप रो में अगर n इक्वल टू 27 निकालते हैं कि 27th रो में कितने लॉग्स होंगे, तो हम nth टर्म निकालेंगे तो क्या आएगा, an इक्वल टू a कितना है 21 प्लस n माइनस 1, n मान ले 27 मान लेते हैं,
डी कितना है -1 है, तो ये कितना आ रहा 21, 27 -1 यानी 20 -26। तो ये आंसर तो हमारा कितना आ रहा -6 विच इज इम्पॉसिबल। अब दूसरा इक्वल टू रखते हैं इक्वल टू 16, तो यहाँ पर 16 टर्म्स कितना आ जाएगा हमारा, ये कौन सा टर्म था 27, तो ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, यानी 27 जो n = 27 हो वो तो इम्पॉसिबल है। ए 16 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा ए 21 प्लस n-1 यानी 16 - 1 d -1, तो ये कितना हो गया 21 और 16 - 1 क्या हो जाएगा 15 यानी -15, तो ये आ जाएगा 6, तो ये तो पॉसिबल है। तो हमारा जो है टोटल रोज होंगी 16, लॉग्स की टोटल रोज 16 होंगी, और सबसे टॉप मोस्ट रो में कितने लॉग्स होंगे 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, ए कंटेनर इज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्टम of a cone of height 30 centimeters with radii of its lower and upper ends are 10 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the capacity and surface area of the container. Also find the cost of milk which can completely fill the container at the rate of 25 rupees per liter. तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, कोई कंटेनर दे रखा है जिसकी अपर रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर और किस शेप का है फ्रस्टम। लोअर जो एंड है उसकी रेडियस दे रखी है हमें कितनी 10 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है इसका हाइट दे रखी है, ये हाइट है, हाइट h = मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर मतलब दे रखी है ये, और ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होता है फ्रस्टम ऑफ कोन, मतलब ये होता है 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/3, पाई की वैल्यू हमें 3.14 दे रखी है, और हाइट हमारी है 30, R1 कितना है 10 का स्क्वायर प्लस ये 20 का स्क्वायर प्लस दोनों को मल्टीप्लाई 10 × 20, और ये 10 टाइम्स हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा 31.4, और अंदर ये सब कैलकुलेट करके हो जाएगा 700। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 7 × 28 का 88 2 7 7 × 28 का 88 2 7 कम 7 8 2 9 7 या 21, तो ये आ गया हमारा 21980 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या पूछा इसने, ये तो कैपेसिटी आ गई, और सरफेस एरिया निकालना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर एट द रेट ऑफ 25 रुपीज़। हालांकि बाद में पूछा है लेकिन निकाल देते हैं इसका। तो सबसे पहले कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पहले लीटर में चेंज करेंगे, क्यों कॉस्ट हमें रेट दे रखा है लीटर में। तो इन लीटर वॉल्यूम इन लीटर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर, तो लीटर में क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब का 1 लीटर होता है। तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, वो 1980 और डेसिमल की प्लेसिंग कर देते हैं 3 डिजिट के बाद, तो 21.980 लीटर आ गया। अब हमें क्या निकालनी है कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ मिल्क क्या हो जाएगी, हम इसको कॉस्ट ऑफ मिल्क जो रेट है हमारा 25 रुपीज़ पर लीटर, तो 25 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 21.980 से, तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ जाएगा कितना 549.50 रुपीज़ आंसर। तो ये तो कॉस्ट ऑफ मिल्क आ गई। अब करना हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। तो सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर
एक तो इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया जो कितना होता है पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2, और दूसरा जो लोअर एंड है ये तो इसमें क्या लगा है, ये मेटल लगा हुआ है, तो नीचे जो है ये कवर्ड है, ऊपर ओपन होगा, तो हम नीचे का सर्किल का जो एरिया होता है पाई R2 स्क्वायर कर लेंगे। अब एक कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 3.14 मल्टीप्लाई एल। एल कैसे निकालेंगे, एल निकालेंगे, एल इक्वल टू होता है R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, और क्या होगा माइनस एच का स्क्वायर, नहीं प्लस होता है। तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 20 माइनस 10 का स्क्वायर यानी 100, और h कितना है, h है 30 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 900 यानी √1000। √1000 का मतलब 10 √10 का मतलब 10 मल्टी 3.16 यानी 31.6 लिख लेते हैं इसको। तो ये आ गया हमारा स्लैंट हाइट 31.6। अब R1 प्लस R2 कितना हो गया 10 प्लस 30, प्लस में हो जाएगा ये 3.14, और R2 कितना है 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर मतलब ये, तो ये आ जाएगा हमारा 3.14 मल्टीप्लाई 31.6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 40, और प्लस में ये आ जाएगा 100, इसको लिख देते हैं फिलहाल 3.14 मल्टीप्लाई 100। अब इसको कॉमन रख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई और 10 कॉमन रख लेते हैं, अंदर बचेगा हमारा 3.14 कॉमन आ गया, 40 में से 10 कॉमन आ गया 4, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 का 24 का 4 हासिल 2, 4 कम 4 2 6 4 3 12, तो ये हो जाएगा 126.4, प्लस में हो जाएगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा खाली 10, तो ये हो गया हमारा 31.4, और मल्टीप्लाई इसको 10 से ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 136.4। अभी दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा टोटल मिला के हमारा ये आ जाएगा 10236.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना इसका आ जाएगा सरफेस एरिया कंटेनर का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। In sports day activities of Meerut Public School, the lines were drawn with chalk powder in rectangular shape OBCD. Each line is at half meter distance from each other. 60 flower pots have been placed at a distance of half meter from each other along OD. Yamini runs 1/4 of the distance OD on the third line and makes a red flower. Kamala was 1/5 of the distance OD on the seventh line and makes a yellow flower. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 31 है उसका फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द पोजीशन ऑफ रेड एंड येलो फ्लावर्स। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो दे रखा है ओडी, तो ओडी लाइन में कितने फ्लावर पॉट हैं, देयर आर 60 फ्लावर पॉट, 60 फ्लावर पॉट्स हैं, और दो फ्लावर पॉट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है 1/2 मीटर। तो इन मीटर अगर हम डिस्टेंस देखें तो ओडी कितनी है, ओडी की डिस्टेंस होगी 60 मल्टी हाफ यानी कितना 30 मीटर, ये तो हो गया। अब हमें जो दे रखा है ईच लाइन इज एट, ये हो गया। अब हमें जो दे रखा है यामिनी रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ओडी, तो यामिनी कितना रन करती है, यामिनी रन्स 1/4
ऑफ OD, और OD कितना है, OD है 30, तो ये आ जाएगा 7.5 मीटर। और दूसरी कौन है, कमला। तो पहले तो यामिनी की पोजीशन क्या हो जाएगी, यानी पोजीशन ऑफ रेड फ्लावर हो जाएगी, पोजीशन ऑफ रेड फ्लावर कितनी हो जाएगी, पोजीशन ऑफ रेड फ्लावर। अब यहाँ पर से क्या है, दो लाइनों के बीच में क्या, हाफ मीटर की डिस्टेंस है, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन हम मीटर के टर्म्स में लिखेंगे कोऑर्डिनेट, तो 3 मल्टी क्या हो जाएगा, 3 मल्टी हाफ, और दूसरी 7.5 आ गई। तो मीटर के टर्म्स में हमने कोऑर्डिनेट लिखना है 1.5, 7.5 लिख देते हैं, ये अल्टीमेट इसके ए की पोजीशन हो गई। तो ये पोजीशन होगी एक्चुअली में 1.5, 7.5 मीटर के टर्म्स में कोऑर्डिनेट लिखना है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट हम मीटर के टर्म्स में लिख चुके हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा हमें, तो उसी के टर्म्स में लिखेंगे। तो ये हो गया पोजीशन ऑफ रेड फ्लावर। उसी प्रकार पोजीशन ऑफ येलो फ्लावर निकाल लेते हैं सिमिलरली करके। कौन करता हो, कमला प्लांट करती है, तो पोजीशन ऑफ येलो फ्लावर हो जाएगी उसी प्रकार से 7 मल्टी हाफ। तो 7 मल्टी हाफ कितना होता है, 3.5, यानी इसकी पोजीशन हो जाएगी 3.5 और 1/5 ऑफ 30, तो इसकी पोजीशन होगी एक्चुअली में 7 मल्टी हाफ कॉमा और 30 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 3.5, 6 इसकी पोजीशन होगी येलो फ्लावर की। अब इनके बीच की डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस D निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करते हुए। तो D इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये x1 x2 हो गया 3.5 माइनस 1.5 का होल स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा 6 माइनस 7.5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 1.5 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 2.25, यानी ये हो जाएगा √6.25, ये हो जाएगा 2.5। तो डिस्टेंस हमारी आ गई 2.5 मीटर की। तो ये हमें निकालना था, फाइंड द पोजीशन ऑफ रेड एंड येलो फ्लावर्स। तो पोजीशन ऑफ रेड एंड येलो फ्लावर की आप निकाल सकते हैं यहाँ पे 1.5, 7.5। जहाँ तक पोजीशन की बात है तो पोजीशन तो आप ये भी लिख सकते हो 3, 7.5 और 7, 6, तो पोजीशन लिख सकते हो। लेकिन डिस्टेंस के लिए हमें एक्स कोऑर्डिनेट अगर मीटर के टर्म्स में लिखा है तो वाई कोऑर्डिनेट मीटर के टर्म्स में लिखा, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी मीटर के टर्म्स में होगा, तभी जाके आपकी एक्चुअल डिस्टेंस आएगी। तो ये पोजीशन होगी रेड फ्लावर की, और ये पोजीशन येलो फ्लावर की। हु मेक्स द फ्लावर क्लोजर टू द ओरिजिन। अब ये इसकी डिस्टेंस इतनी है, तो देखने से ही साफ साफ लग रहा है हु मेक्स द फ्लावर क्लोजर टू द ओरिजिन, तो यामिनी मेक्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यामिनी मेक्स द फ्लावर क्लोजर टू द ओरिजिन। अब फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द वैल्यूज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इन डे टू डे लाइफ। तो सबसे पहले तो हमें एक टीम स्पिरिट का फीलिंग होता है, टीम स्पिरिट यानी एक होता है, टीम स्पिरिट बोलो या टीम वर्क बोलो। और क्या मिलता है इससे हमें रखने में, यानी हेल्प्स इन कीपिंग पैशंस, तो पैशंस रखने में मदद मिलती है। और भी बहुत सारी वह है इंस्पिरेशन मिलती है बहुत सारी। और हमारा ऑब्जेक्टिव जो होता है, एक किस्म से हम कह सकते हैं कि अपना टारगेट जो भी होता है लाइफ में,
उसको अचीव करने में एक किस्म से हमें हेल्प मिलती है स्पोर्ट्स से। तो यह सब एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इसलिए कराई जाती हैं स्कूलों में। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।